राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम चर्चा करेंगे NCERT कक्षा 9 एंड 10th के बारे में। जो भी चैप्टर है उन चैप्टर के सभी थ्योरी की चर्चा करेंगे। जिनमें से पहला चैप्टर है राजस्थान का सामान्य इतिहास। सेकंड चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताएं। तीसरा चैप्टर है राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले। चौथा चैप्टर है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। पांचवा चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। छठा चैप्टर है स्थापत्य एवं शिल्प के विभिन्न आयाम। सातवां चैप्टर है लोक संगीत। आठवां चैप्टर है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। नौवां चैप्टर है राजस्थानी भाषा और साहित्य। 10वां चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख पर्यटक। और 11वां चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। जिसमें से आज हम पहला चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान का इतिहास एवं सामान्य परिचय के बारे में। देखो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं परिचय के बारे में। जिसमें देखते हैं 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौतिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है 1800 में। कब? 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति ने इसका नाम राजस्थान दिया। देखो, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का राजपूताना शब्द दिया। फिर इसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान रखा गया। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इसका नाम 30 मार्च 1949 को राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में सर्वप्रथम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनके भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बनी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में ऋग्वेद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? ऋग्वेद ग्रंथ में। कौन कौन से नाम है? एक तो मरु आता है, सेकंड
धनजू आता है, तीसरा जांगल प्रदेश आता है, चौथा मत्स्य आता है, पांचवा सूरसेन आता है। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया, यानी पूछा जा सकता है मरु प्रदेश का उपनाम या पहले का नाम किस क्षेत्र के लिए किया गया? जोधपुर संभाग के लिए किया गया। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। पहले क्या कहलाता? मरु, फिर मरुवार कहलाने लगा और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी और पिल्लू आदि पोते हो। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है, जांगल क्षेत्र कहलाता है। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था। यह जयपुर अलौर भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मरुस्थल का क्षेत्रफल कहाँ तक या विस्तार कहाँ तक है? पहले जयपुर अलौर भरतपुर तक इसका विस्तार है और इसकी राजधानी पूछी जा सकती है विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग खांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का भाग खांठल कहलाता है क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। 56 गाँव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान स्थित है। बेसरोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने का उपरमाल कहलाता था, उपरमाल नाम से जाना जाता था। बेसरोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी प्रदेश उपरमाल कहलाता। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़िया गिरवा कहलाती है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का बागड़ था। कोटा बूंदी का हाड़ौती था। सिक्कर झुंझुनू चूरू का शेखावटी नाम से जाना जाता है। इतिहास का काल एवं विभाजन 3 भागों में दे सकते हैं। 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला आता है प्राक युग, सेकंड आता है आद्य युग, थर्ड पर आता है ऐतिहासिक युग। अब पहला देखते हैं प्राक युग। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस युग में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? तो उसका आंसर आ गया प्राक युग में। अर्थ मानव लेखकला के अपरिचित था, मानव लेखकला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी गई है जिसकी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु या तो ये अस्पष्ट हैं या तो लिपि और अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ। और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक युग। कौन सा आता है? ऐतिहासिक युग। इस काल के इतिहास को कहा ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट सुस्फटित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन
अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग षष्ठी से आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक था। फिर इसके बाद आता है आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता से काल से 6000 ईसा तक था। और तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक युग, यह 600 से वर्तमान तक था। आदि युग था हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 तक था, ईसा पूर्व तक था। और ऐतिहासिक युग था 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है।